वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था, उसमें ये देखा कि जब भी सेल को काम करना होता है तब एनर्जी की ज़रूरत लगती है पड़ती है। तो वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है और कुछ एनर्जी जो होती है वो साइटोप्लाज्म से के अंदर बनती है। तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप में ये चीज़ें कंप्लीट होती है। तो जो पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का, वो साइटोप्लाज्म में होता है, वहाँ पे 2 एटीपी की सिंथेसिस होती है। और जो दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है वहाँ पे क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे भी 2 एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब जो तीसरा स्टेप होता है जहाँ पे कि हाई अमाउंट में एनर्जी बनती है या सिंथेसिस होती है, उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। उसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस में ये चीज़ होती है कि एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो ये वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये प्रोसेस होता है और एटीपी की सिंथेसिस करता है हाई अमाउंट में। और सेल को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ये उसको प्रोवाइड करवाता है। तो एक बार हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है। तो इसके यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। और इनके बीच में जो स्पेस होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये जो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, वो कहाँ पे होती है? इनर मेम्ब्रेन पे। तो एक बार यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है उसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार इसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का, उसमें 2 तरह से होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस जो होता है वो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे ये प्रोसेस होती है। तो एक बार देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर 4 मेन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो 4 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है चेन की फॉर्म में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 से कैसे कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, तो कैसे कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहुंचती है और वहाँ पे कैसे एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए पूरे चेन की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन पे एक और लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो जो एटीपी सिंथेस है उसका जो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। तो ये जो एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर उसको F1 F0 बोलते हैं। और जो ये बाहर की साइड है मेम्ब्रेन से आउटसाइड है वो F1 होता है। तो इसलिए इसे F1 F0 एटीपी सिंथेस भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एटीपी सिंथेस या F1 F0 एटीपी सिंथेस की हेल्प से क्या होता है, जब एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस को समझते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन एटम्स। ये प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन एटम का यूटिलाइज होता है और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम्स कहाँ से आते हैं? हमने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था वहाँ पे 2 NADH का प्रोडक्शन हुआ था और क्रेब्स साइकिल में 8 NADH और 2 FADH2 का प्रोडक्शन हुआ था, इंक्लूडिंग लिंक्ड रिएक्शन। तो इनके ऑक्सीडेशन से ही एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है।
तो कैसे होता है, हाइड्रोजन एटम हम देख सकते हैं FADH2 में ये हाइड्रोजन एटम से 2, और NADH में कैसे होता है, पहले इसका एक बार देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसे हुआ था। तो NAD पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो हर NADH और FADH का जो मॉलिक्यूल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। तो NAD क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, 2 हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये NAD इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये NAD यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस माइनस ये न्यूट्रल हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देता है। फिर क्या होता है, जब हाइड्रोजन आके इस पे अटैच्ड होगा तो ये NADH बन जाएगा, और एक जो हाइड्रोजन होता है जो बचता है वो हाइड्रोजन मैट्रिक्स में चला जाएगा। ठीक है, अब ये NADH जिस तरह से बना था, नाउ अब NADH कैसे यूज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, हम देखते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये जो प्रोसेस हो रही होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होती है। तो ये कैसे होती है, वहाँ पे प्रोटीन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन के। तो कॉम्प्लेक्स 1 में फ्लेवोप्रोटीन और आयरन सल्फर प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 2 में आयरन सल्फर मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C1 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट होता है। तो इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। यहाँ पे कोएंजाइम Q भी प्रेजेंट होता है और साइटोक्रोम C भी प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है ये प्रोसेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हम जानते हैं क्रेब्स साइकिल चल रही होती है, मैट्रिक्स में बन रही होती है, तो वहाँ पे NADH का प्रोडक्शन होता है और FADH2 का भी प्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 में NADH जाता है। तो NADH क्या होता है, पहले टूटेगा किस में, NAD प्लस में, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। तो ये अभी मैट्रिक्स में चला जाएगा हाइड्रोजन। तो क्या होता है, शुरुआत में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है मैट्रिक्स में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है, क्रेब्स साइकिल हो रही है। तो क्रेब्स साइकिल में भी हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी रिलीज होता है। तो शुरुआत में यहाँ पे हाइड्रोजन मैट्रिक्स में ज़्यादा होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैट्रिक्स में ज़्यादा होता है पहले शुरुआत में। अब क्या होता है, जब NADH टूटता है NAD और 2 हाइड्रोजन में, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 में जाते हैं, और ये आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये प्रोटीन 1 से ये अगले प्रोटीन में जाएगा मॉलिक्यूल्स में। देन ये कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, आगे कोएंजाइम Q को ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, यहाँ पे FADH2 जाता है, यहाँ पे NADH नहीं जाता है। तो ये FADH2 क्या होता है, इनका इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये टूटता है FAD में, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बनता है ये मैट्रिक्स में, और जब ये टूटेगा इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रिलीज होते हैं, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो कोएंजाइम Q को डोनेट कर देता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 अपने अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को डोनेट कर देते हैं। अब ये कोएंजाइम Q जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आगे ये कॉम्प्लेक्स 3 को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ये पहले साइटोक्रोम B में, फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा, देन ये कॉम्प्लेक्स 3 भी अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दे देगा। ये साइटोक्रोम C क्या करता है, कैरियर होता है जो कि मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करता है, आगे कॉम्प्लेक्स 4 को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ये बाद में साइटोक्रोम A में, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन होता है वो साइटोक्रोम A3 होता है। तो साइटोक्रोम 3 ये A3 सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को दे देता है। तो जो ऑक्सीजन है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। तो जो साइटोक्रोम A3 जो था वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन था, और जो मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। तो अब क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन होता है लास्ट में क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे इसने जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो O2 नेगेटिव हो गया। तो जो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके साथ ही अटैच हो जाता है। तो 2 हाइड्रोजन आयन के साथ ही अटैच हो जाएगा,
और ये बदले में वाटर बना देगा। तो यहाँ से H2 का प्रोडक्शन हो गया, ये वाटर को बनाता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो हमने देखा कि कैसे आगे से आगे बढ़ता जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से आगे ट्रांसफर हो रहे थे। तो ये ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो जो पहला वाला प्रोटीन होता है उसकी एफिनिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की लो होती है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उनकी एफिनिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन को लेके हाई होती है। तो इसकी एफिनिटी जो थी वो लो थी, आगे जो था उसकी हाई थी, और उससे जो आगे होगा उसकी और हाई एफिनिटी होगी। तो इस तरह से पहले वाला जो प्रोटीन होता है उसकी लो एफिनिटी होती है, और उससे जब आगे आगे बढ़ता जाता है तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी एफिनिटी भी हाई होती रहती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आगे से आगे पहुंचता रहता है, ठीक है। नाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ईच टाइम एन इलेक्ट्रॉन इज पास्ड बिटवीन रिडॉक्स सेंटर्स। तो जैसे जैसे ये आगे इलेक्ट्रॉन पहुंचता जाएगा वहाँ से थोड़ी एनर्जी रिलीज होती जाएगी। तो जैसे ये यहाँ से आगे ट्रांसफ़र हुई इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही थी हर रिडॉक्स सेंटर्स पे। तो रिडॉक्स सेंटर ऐसे कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन अटैच हुआ तो रिडक्शन हुआ। अब आगे जब इसने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो हर सेंटर ये रिडॉक्स सेंटर्स होता है, हर जगह रिडॉक्स सेंटर होता है, और जब भी ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है एनर्जी रिलीज वहाँ से होती है, ठीक है। कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस देखते हैं एक बार। तो कीमियोस्मोसिस क्या होता है, कीमियो मीन्स केमिकल या आयंस, और ऑस्मोसिस मीन्स डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो केमिकल्स और आयंस का डिफ्यूजन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सिमिलर डेफिनेशन भी यही है, कीमियोस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ आयंस across a semi-permeable membrane down their electrochemical gradient। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अभी एक सिचुएशन बनती है, तो कैसे होता है ये, तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा इनर मेम्ब्रेन पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है कॉम्प्लेक्सेस में। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम क्यू में होगा, और जैसे कॉम्प्लेक्स 2 से कोएंजाइम क्यू में जाएगा, जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स 3 देन आगे कॉम्प्लेक्स 4, आगे जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो वहीं से हर रिडॉक्स सेंटर पे वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कहाँ पे लगती है, वो एनर्जी लगती है प्रोटॉन को पंप करने में। तो मैट्रिक्स से जो भी प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है, वो पंप होंगे कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। तो वो सारी एनर्जी प्रोटॉन को पंप करने में लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 में पंप नहीं होता है प्रोटॉन, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 में यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन या फिर 4 प्रोटॉन पंप होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स 3 है वहाँ पे 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 में भी 4 हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी रिलीज हो रही है रिडॉक्स सेंटर पे, और वो एनर्जी लग रही है प्रोटॉन को पंप करने में, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन पंप हो रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ता जा रहा है, और जो मैट्रिक्स है वहाँ पे अब यहाँ पे डेफिशिएंसी होने लग गई है पॉजिटिव चार्ज की, और यहाँ पे देन बाद में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो जो भी क्रिएशन होती है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने लगता है, तो इसे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना लेता है। अब क्या होता है, सारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन बन गए हैं, मैट्रिक्स में अब नेगेटिव चार्ज हो गया है, यहाँ पे अब लेस प्रोटॉन है, यहाँ पे अब हाई अमाउंट में प्रोटॉन हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है, इन प्रोटॉन से कैसे एनर्जी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, अब इनके पास कोई जगह नहीं है क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं कि वापस मैट्रिक्स में जा सके। तो यहाँ पे एक और लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है एटीपी सिंथेस।
तो ये जो F0 पार्ट है वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है और जो F1 पार्ट है वो बाहर की तरफ है। तो F1 F0 एटीपी सिंथेस एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, वो क्या करता है, वो प्रोटॉन के फ्लो को, मतलब कि जो सारा प्रोटॉन है वो एटीपी सिंथेस पे पड़ेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हम एनर्जी बनाते हैं वाटर से, तो जैसे बहुत सारा वाटर डैम में स्टोर हुआ रहता है, देन जब वो वाटर का फ्लो तेजी से आता है तो वो टरबाइन पे पड़ता है और टरबाइन जो होती है वो रोटेट करती है। तो रोटेट करने से क्या होता है, वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। सिमिलरली जब प्रोटीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो प्रोटॉन का फ्लो बढ़ेगा। तो जो प्रोटॉन का फ्लो है एटीपी सिंथेस में आएगा, तो यहाँ का जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो रोटेट करने लगेगा। जब ये रोटेट करेगा प्रोटॉन के फ्लो से, तो वहाँ से एनर्जी जनरेट होगी। तो ये एटीपी सिंथेस क्या करता है, एटीपी सिंथेस का काम होता है जो एडीपी होते हैं उसके साथ ये फॉस्फेट को अटैच कर लेता है, और ये फॉस्फेट को अटैच करके यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस करता है। वही प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोटॉन का फ्लो आता है एटीपी सिंथेस पे, देन वो प्रोटीन रोटेट करता है, रोटेट करके वो बहुत सारे एटीपी को जनरेट करता है या एनर्जी को जनरेट करता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिलीज ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हुआ था, उसमें हाइड्रोजन जो एटम रिलीज होते हैं उससे जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो कैसे बनता है, तो हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस हुआ था वहाँ पे 2 एटीपी सिंथेसिस हुए थे और वहाँ पे 2 NADH का प्रोडक्शन हुआ था। लिंक्ड रिएक्शन में 2 NADH का प्रोडक्शन हुआ था और क्रेब्स साइकिल में 2 ATP सिंथेसिस हुए थे और 6 NADH का प्रोडक्शन हुआ था और 2 FADH2 का प्रोडक्शन हुआ था। नाउ अब हाइड्रोजन कैसे रिलीज हुए थे, हमने देखा कि जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे 2 NADH है तो टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और लिंक्ड रिएक्शन में 2 NADH है तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और क्रेब्स साइकिल में जब 6 NADH है तो यहाँ पे इसका 12 हाइड्रोजन रिलीज होगा, FADH2 का 4 हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा, तो टोटल ये होगा 16 हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होता है, जो NADH का मॉलिक्यूल है, तो जो NADH है उसके जो हाइड्रोजन है, तो इसके जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो 3 ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो FADH2 है, FADH2 का जो हाइड्रोजन है, इसके जो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं NADH यहाँ पे 12, 20, 24 सॉरी 12, 16 और 4 20 हाइड्रोजन जो है वो NADH के हो गए। तो NADH के जो 20 हाइड्रोजन है वो क्या करता है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो ये 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है तो ये 30 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएगा। नाउ जो FADH2 है उसके जो हाइड्रोजन है वो हो गए 4 हाइड्रोजन। अब इसके 2 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है, तो मतलब कि 4 हाइड्रोजन है तो वो बनाएगा 4 ATP। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 34 ATP। नाउ हमने देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वहाँ पे 2 ATP का सिंथेसिस पहले हो चुका है, यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल है वहाँ पे भी 2 ATP का सिंथेसिस हुआ है, तो 34 ATP प्लस 2 ATP जो ग्लाइकोलाइसिस का है प्लस जो 2 ATP जो क्रेब्स साइकिल में बना था, तो टोटल ये हो गए 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मतलब कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब अटैच होता है ऑक्सीजन से, तब क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर बनाता है और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है। तो मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है और ये पूरा इसका सिग्निफिकेंस है। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।